संध्या सभी को। मैं वैष्णवी शेखर आप सभी को IFPH के मंच पर स्वागत करती हूँ। हम सभी जानते हैं कि IFPH एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक मानवतावादी संगठन है जो विश्व स्तर पर होम्योपैथिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का उद्देश्य रखता है। इस फोरम में किसी भी समुदाय, क्षेत्र, धर्म, जाति, विचारधारा या राजनैतिक संबद्धता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। IFPH दैनिक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि सभी चिकित्सकों और सामान्य जनता को एक ही मंच पर लाया जा सके। आज का सेशन शुरू करने से पहले आइए हम सब 1 मिनट का मौन धारण करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास आज के वेबिनार के मेहमान और वक्ता के रूप में हैं डॉक्टर मनीष आजाद सिंह सर। हम आपका स्वागत करते हैं सर। सर वाराणसी में डिवाइन होम्योपैथिक क्लिनिक में सहायक चिकित्सक हैं। डिवाइन एक प्रसिद्ध क्लिनिक है और पिछले 33 वर्षों से अस्तित्व में है। इन्होंने अपने मास्टर्स के दौरान ऑनलाइन और कोविड के दौरान और उसके बाद ऑफलाइन रोगियों की देखभाल की है। डॉक्टर मनीष सर ने जयपुर विश्वविद्यालय बैच 2013 से अपनी BHMS और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय बैच 2019 से होम्योपैथिक रिपर्टरी में MD किया है। इन्होंने 12 IFPH वेबिनार आयोजित किए हैं जिनमें भारत के कुछ प्रसिद्ध होम्योपैथो सहायता 50 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया है। इसके अलावा डॉक्टर मनीष सर ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक प्रसिद्ध पत्रिका में 15 से अधिक शैक्षणिक लेख प्रकाशित किए हैं। उन्होंने टीनिया कॉर्पोरल्स के ऊपर इंटर्नशिप शोध प्रबंध और कैंस रिपर्टरी पर MD शोध प्रबंध पूरा किया है। उनके ब्रेस्ट कैंसर और इसके म्याज पर शोध को CCRH STSH कार्यक्रम के लिए चुना गया था। उन्होंने पुरुषों के निचले मूत्र पथ की बीमारियों के बारे में ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार संरक्षण के लिए डेटा संग्रहकर्ता के रूप में काम भी किया है। सर आपका फिर से स्वागत है और आपसे अनुरोध है कि अपना व्याख्यान शुरू करें और हमें ज्ञान से प्रकाशित करें। ओवर टू यू सर। Thank you very much, Vaishnavi. I think I'm audible. Yes, sir. You are audible. Okay, then I'm going to share my screen. Is my screen visible? Yes, sir. It's visible. Okay. ठीक है, फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसा जो भी लोग इससे पहले ज्वाइन किए मेरे साथ, वो सभी लोग जानते हैं कि मैं हर बार पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। ठीक है, हम लोगों ने इससे पहले क्लस्टर B के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स पढ़ रखे हैं, क्लस्टर C में पैरानॉइड को पढ़ रखा है, क्लस्टर A में ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर को पढ़ रखा है, और आज हम क्लस्टर A का ही शिज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर पढ़ेंगे। आज का जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है सबसे आसान होने वाला है। आसान इसलिए क्योंकि अगर हम इसका रीजन समझें, अब तक हमने जितने पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स पढ़े हैं उन सब में सिम्टम्स का वेरिएशन बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा कुछ समझने को था। शिज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में इतना कुछ नहीं है। अगर हम की फीचर इसका समझें, इनडिफरेंस, तो भी शायद हमें समझ में आ जाएगा कि शिज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है क्या। तो वापस से शुरू करते हैं। सबसे पहले वही पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते क्या हैं। तो बेसिकली पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक ग्रुप ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशन है जहां पे आप उसको तीन बेसिस पे डिफाइन करते हैं। बिहेवियर के बेसिस पे, कॉग्निशन के बेसिस पे और इनर एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ये जो तीनों चीजें हैं, ये अगर जो सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन है इससे अलग चल रहा है और बहुत वक्त से ऐसा चल रहा है, तो आप इसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्लासिफाई करते हैं। पर्सनालिटी डिसऑर्डर का बेसिक क्लासिफिकेशन जो है, जो सारे के सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं या कोई भी मेंटल डिसऑर्डर हम पढ़ते हैं, इन सबको किस में बताया गया? डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, DSM-5 बेसिकली डिफाइन करता है। तो हर डिजीज जो भी हम पढ़ते हैं, चाहे हमने इससे पहले जो पढ़े हो या अब जो भी पढ़ेंगे, वो सारे के सारे जो मेंटल डिजीजेज हैं वो DSM-5 डिफाइन करता है कि किस तरीके के होते हैं या कैसे होते हैं। फिर से चलते हैं। क्लस्टर ए में आते हैं 3 तरीके के पर्सनालिटी डिसऑर्डर: पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, शिज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड शिज़ोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हमने इसमें पैरानॉइड पढ़ रखा है, शिज़ोइड आज पढ़ रहे हैं और शिज़ोटिपल अगले क्लास में पढ़ेंगे।
क्लस्टर बी हमने कंप्लीट कर रखा है। इसमें थे एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर और नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्लस्टर सी में 3 है, अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। इसमें से हमने ओसीपीडी को कंप्लीट कर रखा है ओसीडी के साथ कंपेयर करके। अवॉइडेंट और डिपेंडेंट हम आगे पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है शिजोइड। शिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है? बेसिकली अगर मेंटल हेल्थ के हिसाब से पढ़ें तो शिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का एक परवेसिव पैटर्न है जहां पे वो सोशल रिलेशनशिप से डिटैच फील करता है। उसको किसी के साथ लगाव फील नहीं हो रहा है, उसको अलगाव का फील है सबसे, सबके प्रति, चाहे उसके पेरेंट्स हैं, चाहे उसके बहुत अच्छे दोस्त हैं, चाहे उसके सगे रिश्तेदार हैं, उसको किसी के साथ अटैचमेंट फील नहीं हो रहा है। और उसका इमोशनल एक्सप्रेशन का जो रेंज है वो बहुत लिमिटेड है। वो बहुत ज्यादा खुशी या बहुत ज्यादा गम जाहिर नहीं कर सकता। तो उसका जो इमोशनल एक्सप्रेशन का रेंज है वो बहुत कम होता है, बहुत लिमिटेड होता है। तो इसी वजह से जो भी लोग एसपीडी यानी शिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफर कर रहे होते हैं, ग्रसित होते हैं, ये लोग ज्यादातर सॉलिटरी एक्टिविटीज यानी कि अकेले रहने ज्यादा पसंद करते हैं, अकेलेपन में ज्यादा रहना पसंद करते हैं। इनका इमोशनल रिस्पॉन्सिवनेस बहुत कम होता है। जैसे नॉर्मल बच्चे अगर उनको कोई बोल देना कि आज क्लास कैंसिल हो गई, ठीक है, स्पेसिफिकली अगर कोई बोल दे कि आज ऑर्गेनन की क्लास कैंसिल होगी, तो नॉर्मली बच्चे बहुत खुश होते हैं। यहीं पे कोई बच्चा बैठा होगा जिसका रिस्पॉन्स ऐसा होगा कि हाँ ठीक है, हो ही गया तो क्या हो गया। बेसिकली ना उसका रिस्पॉन्सिवनेस उस तरीके का होता है। बच्चे मतलब बच्चे क्या, पेशेंट इस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, एकदम ऐसा इमोशनल कोल्ड, जिसको हम बोलते हैं कि कोल्डनेस का रिस्पॉन्स आ रहा है, वैसा रिस्पॉन्स करते हैं। इनका बहुत लिटिल इंटरेस्ट होता है किसी रिलेशनशिप को फॉर्म करने में या किसी एक्टिविटी में एंगेज होने में। इसीलिए ना थोड़ा सा समाज से बाहर बाहर दिखते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि अगर हमें शिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर याद करना है तो अगर हम एक वर्ड भी याद रखें तो हम आधा शिजोइड तो समझ जाएंगे। द वर्ड जो हम सीपिया को याद रखने के लिए रखते हैं दैट इज इनडिफरेंस। इनडिफरेंस अगर हम वर्ड याद रखें तो हमें काफी काफी शिजोइड समझ में आएगा, क्योंकि ये हमेशा ही सोशल क्यूज यानी कि जो सोशल प्रवृत्ति है या लोगों से रिश्ता निभाना, इन सब चीजों में इसको हमेशा प्रॉब्लम रही है या रहती है। शिजोइड को बेसिकली प्रॉब्लम रहती है। फर्स्ट टाइम शिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो वर्ड है ये फर्स्ट टाइम 1921 में पॉल यूगन ब्यूलर ने दिया था, ठीक है। इन्होंने इसको ये वही इंसान है जिन्होंने शिजोफ्रेनिया का वर्ड भी दिया है, ठीक है। और इन्होंने शिजोफ्रेनिया के साथ ही कंपेयर किया था शिजोइड को। इन्होंने यूज किया टर्म शिजोइड टू डिस्क्राइब इंडिविजुअल्स जिनके में पैटर्न है डिटैचमेंट का, सोशल रिलेशनशिप से डिटैचमेंट का पैटर्न है, और ये लैक कर रहे हैं इमोशनल एक्सप्रेशन को। ये चीजें सिजोफ्रेनिया में नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसीलिए सिजोफ्रेनिया से डिस्टिंक्ट होने की वजह से बाद में उन्होंने शिजोइड का वर्ड कॉइन किया, ठीक है। शुरू में सिजोफ्रेनिया के साथ ही पढ़ रहे थे सब लोग, बट पॉल यूगन ब्यूलर ने शुरू में तो बताया था वर्ड शिजोइड, और बाद में फिर सिजोफ्रेनिया से अलग समझने लगे हम लोग इसको। द टर्म शिजोइड जो है ये ग्रीक वर्ड शीजन से आया, जिसका मतलब होता है स्प्लिट। स्प्लिट वर्ड बेसिकली बता रहे हैं कि आप बाकी दुनिया से स्प्लिट फील कर रहे हैं या अलग महसूस कर रहे हैं। अगर हम इसकी हिस्ट्री समझने की कोशिश करें कि शिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर आया कैसे, तो वही फर्स्ट तो पॉल यूगन ब्यूलर ने बताया हम लोगों को कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल पैटर्न से विथड्रॉल फील करते हैं या नॉर्मल लोगों से विथड्रॉल फील करते हैं, जिनको रिश्ता बनाने में या रिश्ता निभाने में मुश्किलात आ रही है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनको लगाव नहीं फील हो रहा लोगों से। तो ये तो उन्होंने बताया और उन्होंने वर्ड शुरू किया शिजोइड, 1921 में शुरू हुआ। इसके बाद डीएसएम थर्ड जब आया, क्योंकि हम सारी की सारी डिजीज को डीएसएम क्लासिफिकेशन के बेसिस पे पढ़ते हैं, जब 1980 में डीएसएम थर्ड आया तो वर्ड शिजोइड को एज अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर शिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के नाम पे ऐड कर लिया गया। इसी तरीके से बाद में आईसीडी ने भी ऐड कर दिया था। मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे समझें तो हमें इसका सिम्टम और ट्रीटमेंट अब बेसिकली डिटेल में ज्यादा समझाया गया। डीएसएम 5 ने बेसिकली इसको बहुत अच्छे से इलेबोरेट कर रखा है। हम अभी आगे पढ़ेंगे डीएसएम 5 इसमें कौन कौन से सिम्टम्स बताता है। की फीचर्स, सिम्टम्स की बात करते हैं कि कौन कौन से सिम्टम्स शिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर को समझाते हैं, क्या क्या होता है शिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। अब देखिए सिम्टम्स शायद अलग 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 लिखे हुए हैं, लेकिन फिर वही होगा कि एक वर्ड है डिफरेंस, अगर हम उसको ध्यान रखते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि शिजोइड में ये चीजें होंगी। सबसे पहला है सोशल रिलेशनशिप से डिटैच फील। उसको अटैचमेंट फील ही नहीं होता है किसी से, उसको सबसे यही लगता है कि मैं इसके साथ नहीं रह सकता या मुझे अलगाव महसूस हो रहा है। अब वो कोई भी हो सकता है, किसी भी तरीके का सोशल इंटरेक्शन हो, किसी पार्टी में गया है, उस पार्टी में भी उसको अकेलापन महसूस हो रहा है, ये अपने क्लास में बैठा है और इसको किसी से दोस्ती फील नहीं है, इसके फील है, या पे है लेकिन
माँ बाप से, माता पिता से बहुत व्यवहार पा रहा है, क्योंकि इमोशनल कनेक्टिविटी फील नहीं हो रही है। वर्ड सुन के रोने लगे, उसको कोई फील नहीं हो रहा है, हाँ ठीक है तो क्या हो गया, ऐसा वाला। तो बेसिकली ना ये बहुत ही क्या कहते हैं कि इमोशनली डिस्टेंट है लोगों से। इसका जो इमोशन का रेंज है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड रेंज ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन है। ये ज्यादा अच्छे से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो इसलिए जो इसके इमोशन आते हैं ना, वो फ्लैट आते हैं या इनडिफरेंट आते हैं। फ्लैट आते हैं एज इन, जैसे मैंने बताया ना कि ऑर्गन की क्लास कैंसिल हो गई और आप एकदम बैठ के हाँ ठीक है कैंसिल हो गई तो क्या ही हो गया। या फिर आपको कल्चरल्स की इंफॉर्मेशन मिलने वाली थी तो तुम्हें पता चलता है कि कल्चरल्स कैंसिल हो गया। मेरे कॉलेज में कल्चरल्स की बहुत हाइप होती थी, तो कल्चरल सडनली कैंसिल हो गया और आप बैठ के कह रहे हैं कि हाँ ठीक है कल्चरल्स ही तो थे, खेलना ही तो था। तो बेसिकली बहुत लिमिटेड रेंज ऑफ इमोशन है, और आप बहुत फ्लैट इमोशन दे रहे हैं, आपको मतलब उसमें कोई ना खुशी फील हो रही है, ना आपको उसमें कोई दुख फील हो रहा है। तो आपका जो रेंज ऑफ इमोशन है ना वो बहुत लिमिटेड है। शिजोइड में एग्जैक्टली इसी तरीके का रेंज ऑफ इमोशन होता है। जो सोशल नॉर्म्स हैं या एक्सपेक्टेशंस है उससे इंडिफरेंस फील होगा। इंडिफरेंस एज इन कैसा कि जैसे मान लीजिए अभी स्त्री 2 रिलीज हुई है, बहुत हाइप है, सबको देखने का मन हो रहा है, सब बहुत खुश हैं कि देखेंगे ये बहुत अच्छी मूवी हो सकती है। एंड कोई बैठा हो जो किसी कोने में हो कि नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, कैसी तो फिल्में तो सारी एक जैसी ही होती हैं। तो दैट इज की सोशल नॉर्म एक्सपेक्टेशन आपसे जो फील कर रहा है, या फिर ऐसा समझिए कि किसी की विदाई हो रही है और सभी लोग बैठ के रो रहे हैं, ये कोने में बैठा है और इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये बल्कि दूसरों को घूर रहा है कि भाई तुम रो क्यों रहे हो, ठीक है। तो एक जो सोशल नॉर्म एक्सपेक्टेशन है ना, ये उस इसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो चीज हो क्यों रही है या मुझे ये चीज क्यों करनी है, क्योंकि इसको वो इमोशनल अटैचमेंट फील नहीं हो रहा है। अब क्योंकि आपको कहीं अटैचमेंट फील नहीं हो रहा है, कहीं लोगों से लगाव फील नहीं हो रहा है, तो इसीलिए आप सॉलिटरी एक्टिविटीज में ज्यादा रहना प्रेफर करेंगे। आप प्रेफर करेंगे कि आप ज्यादातर अकेले रहें, आप अकेले खेलें, आप अकेले ही बात करें, खुद से बातें कर सकते हैं, आप अकेले ही कुछ भी करें, बट आप ज्यादा लोगों से कनेक्ट करना फील नहीं करेंगे। इसीलिए ये ज्यादातर ये वाले जो लोग होते हैं ये ज्यादा क्लोज्ड होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं, ये ज्यादा खुद को जाहिर नहीं कर पाते हैं। ये अपने इमोशंस अंदर रखेंगे और ज्यादातर वक्त अकेले बिताना पसंद करेंगे। इनको ज्यादातर वक्त किस मतलब इनको कोई भी वक्त किसी और पे जाया करना मतलब बेकार लगता है। ये अकेले रहना बहुत खुश रहते हैं, ये अकेला रहना ही पसंद करते हैं। किसी भी तरीके के सेक्सुअल एक्सपीरियंस में बहुत लैक ऑफ इंटरेस्ट है, कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी तरीके के सेक्सुअल एक्सपीरियंस में, इनको एक्सप्लोर नहीं करना है, कोई सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर नहीं करनी है इनको, क्योंकि सोशल नॉर्म्स है ऑब्वियसली ना, तो इनको उस चीज से भी डिटैचमेंट फील होता है, इनको कनेक्शन फील नहीं हो रहा है। आजकल एक टर्म बहुत चलता है, आजकल क्या मतलब है तो बहुत टाइम से, बट एक टर्म बहुत फेमस है, एसेक्सुअलिटी। शिजोइड में हो सकता है कि आपको ये चीज देखने को मिले, या तो फिर डिसाइडेड अवर्जन फ्रॉम क्वेश्चन का रूब्रिक आप ले सकते हैं। तो बेसिकली ऐसा हो सकता है कि इनको सेक्सुअल एक्सपीरियंस से बिल्कुल ही लगाव फील नहीं हो रहा है, इनको उसी से दूर रहने में इंटरेस्ट हो सकता है। इनको क्रिटिसिज्म और प्रेज दोनों से ही बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे हम रूब्रिक ले सकते हैं इंडिफरेंस टुवर्ड्स फेम, क्योंकि या फिर इंडिफरेंस टुवर्ड्स सोशल ओपिनियन, क्योंकि इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आप क्या फीडबैक देने, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये अपने आप में खुश हैं, इनका अपने आप में एक चल रहा है, इनको दूसरों से ना कोई लगाव है ना कोई इमोशन है, तो इस वजह से उनका रिस्पॉन्स भी इनको कोई फर्क नहीं डाल रहा, ठीक है। आप गुस्सा भी करेंगे तो भी ये सेम रिएक्शन देंगे, आप हंस भी रहे हैं तो भी ये सेम रिएक्शन देने वाले हैं, और आप रो भी रहे हैं तो भी ये सेम रिएक्शन देंगे। तो इसीलिए इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आपके फीडबैक से, और इसी वजह से ये क्लोज रिलेशनशिप फॉर्म नहीं कर पाते हैं। इनको कभी भी किसी से क्लोज रिलेशनशिप फॉर्म करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो ज्यादातर अगर कोई शिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला क्लिनिक पे आएगा, और आप एज अ साइकोलॉजिस्ट फेमस अपने एरिया में, बीइंग अ होम्योपैथ, आप अगर इस चीज के लिए फेमस है कि ये साइकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी देखते हैं, तो फिर वहां पे वो ये बोलने के लिए आएंगे कि हमें रिलेशन फॉर्म करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमें फील ही नहीं हो रहा है कहीं से कि मतलब ये हस्बैंड है मैं वाइफ हूँ, या ये वाइफ है मैं हस्बैंड हूँ, ऐसा वाला फीलिंग नहीं आ रहा। हम लोग कहीं से मतलब एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं, कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ रहे हैं। तो बेसिकली क्लोज रिलेशनशिप फॉर्म करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो ज्यादातर जो लोग आते हैं मिलने के लिए किसी डॉक्टर से, वो इसीलिए आते हैं। अब क्योंकि आते हैं पे मैंने डिस्कशन किया है, तो इसलिए ये जान लेते हैं कि एपिडेमियोलॉजी क्या है। अगर हम इस पे डिस्कशन करें तो दिस पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज द रेयरेस्ट ऑफ ऑल। हम जितने पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स अब तक पढ़ चुके हैं या जितने पढ़ने वाले हैं, शिजोइड इज द रेयरेस्ट वन। शिजोइड 1% टू 4% के बीच में ही एग्जिस्ट ही करता है, ठीक है। और इस पे लीस्ट रिसर्चेस और लीस्ट एक्सपीरियंसेस हैं लोगों को, ठीक है। तो इसलिए शिजोइड वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, इसके बारे में सबसे कम बात होती है। इसके की फीचर्स को थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं।
अब डिटैचमेंट फ्रॉम सोशल रिलेशनशिप हो चुका है, ठीक है। तो इस वजह से जो इंडिविजुअल हैं उनको इमोशनली और सोशली हमेशा डिटैच फील होगा, इनको हमेशा अकेला रहना पसंद होगा और इनको क्लोज रिलेशनशिप फॉर्म करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इस वजह से सोशल इन्विटेशंस को ठुकराएंगे, ये सोशल गैदरिंग्स को ठुकराएंगे, ये ज्यादातर सॉलिटरी एक्टिविटीज में एंगेज रहेंगे, पढ़ना इनकी हॉबी होगी या अकेले में कुछ भी कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली दूसरों से मिलना जुलना इनकी हॉबीज में नहीं आएगा, ये सोशल इंटरेक्शंस में बिल्कुल बिलीव नहीं करेंगे। और ये जो ऐसा बिहेवियर है ये आगे चल के इनको आइसोलेट कर देगा, आइसोलेशन दिखेगा कि ये हमेशा लोगों से अलग रहता है, आइसोलेशन फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, जो कि इनकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ दोनों को ही कहीं ना कहीं बाद में प्रॉब्लमैटिक डाल देगा, एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन आ जाएगी कि आपका कोई सगा है ही नहीं, क्योंकि आपको किसी से आज तक लगाव फील ही नहीं हुआ। इसी वजह से ये सेंस ऑफ लोनलीनेस या डिसएंगेजमेंट फील करा सकता है इन लोगों को, सेंस ऑफ लोनलीनेस या सेंस ऑफ डिसएंगेजमेंट फील हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल ने तो जैसे, अब आई एम नॉट सेइंग दैट आमिर खान इज एग्जैक्टली सफरिंग फ्रॉम शिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल वी हैव रेड कि आमिर डू नॉट गोज टू एनी अवार्ड फंक्शन या किसी पार्टी में नहीं जाता, लोगों से ज्यादा मिलता नहीं है, बातचीत नहीं करता। तो एज पर न्यूज़पेपर्स अगर ऐसा क्लेम होता है तो शायद वो अकेले रहना ज्यादा पसंद करता है, एंड दैट कुड बी अ सिम्टम ऑफ शिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बिकॉज दीज आर द पीपल जिनको सोशल रिलेशनशिप से बिल्कुल डिटैचमेंट फील होता है और ज्यादा साथ रहना या ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है। देन सेम अगेन द सेम थिंग, इनका जो इमोशनल रेंज ऑफ एक्सप्रेशन है वो बहुत कम है, इनका लिमिटेड रेंज ऑफ इमोशन है, ठीक है। इनमें हमेशा एक रेस्ट्रिक्टेड इमोशनल रेंज दिखेगा और ये बहुत लिटिल इमोशनल रिस्पॉन्स शो करेंगे किसी सिचुएशन के प्रति, ठीक है। और ऐसा कम ही दिखेगा कि ये कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो कर रहे हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत स्ट्रांगली गुस्सा दिखाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत स्ट्रांगली रो सकते हैं, चिल्ला सकते हैं या सीन क्रिएट कर सकते हैं, ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं। इफ देयर इज अ पर्सन हु इज सिटिंग जो कि शिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, पर्सनालिटी डिसऑर्डर में से एक एग्जांपल उठाते हैं। एक बंदा चार लोग कमरे में बैठे हैं, एक है जो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित है, एक है जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर से ग्रसित है, और दो शिजोइड वाले बैठे हैं, ठीक है। एंटी सोशल वाला उस कमरे में तोड़फोड़ मचा सकता है, नार्सिसिस्टिक वाला टेबल पे चढ़ के बोलेगा कि सिर्फ मैं ही हूँ दुनिया का राजा, सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मेरी बात सुनो, सिर्फ मैं ही सही हूँ, ये हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो दो शिजोइड वाले हैं वो आपस में ही बातें नहीं करेंगे, वो दो कोना पकड़ेंगे, एक अलग कोने में एक दूसरे कोने में, और दोनों अपनी अपनी किताबें लेके सिर्फ उस किताब को पढ़ेंगे, उनको कोई मतलब नहीं कि नार्सिसिस्ट क्या बोल रहा है और उनको कोई मतलब नहीं कि एंटी सोशल ने क्या तोड़ा, ठीक है। इनका कोई बहुत कीमती वास भी तोड़ दोगे तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इनका कोई घर का कांच तोड़ दोगे तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बेसिकली इनको बहुत अच्छे से इमोशन शो करना नहीं आता, ठीक है। अगर इनको बुरा लगेगा भी तो भी इमोशन अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। दैट इज वाई वी कैन टेक अ रूब्रिक एलिमेंट्स फ्रॉम इमोशनल सप्रेशन, ठीक है। अगर उस इमोशनल सप्रेशन से इनको प्रॉब्लम हो रही है तो हम ये रूब्रिक ले सकते हैं। बिहेवियर में फिर से वही इंडिफरेंट, अपैथेटिक और इमोशनली फ्लैट, नॉर्मली ये इसी तरीके के दिखते हैं, इनका जो रिएक्शन होता है वो इसी तरीके से दिखा ही देता है। और इम्पैक्ट क्या होगा कि क्योंकि आप दूसरों की फीलिंग्स को समझ ही नहीं पा रहे हो, आपका इमोशन का रेंज बहुत कम है, तो इस वजह से दूसरे आपसे कनेक्ट फील नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ज्यादातर टाइम्स ऐसे लोगों की बातें मिसअंडरस्टूड की जाती हैं, ठीक है। या तो इंटरेक्शन करने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है सामने वाला, देन अगेन लेट्स टॉक अबाउट दिस, अगर कोई सामने वाला बंदा है जो हिस्ट्रियोनिक है या नार्सिसिस्टिक है, जिसको अटेंशन अपने आप पे चाहिए, और ये आके किसी शिजोइड वाले से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है, तो इसी को इनिशिएशन करना पड़ेगा हर कॉन्वर्सेशन का। ही वुड बी लाइक कि आपका नाम क्या है, एंड सामने वाला बोलेगा मनीष, एंड ही विल नॉट आस्क इन क्वेश्चन कि आपका नाम क्या है, वो बस उतने पे चुप, आपने क्या किया है, मैंने बीएचएमएस किया है, अच्छा आपने आगे क्या किया है, तो वो बोलेगा कि मैंने एमडी किया, वो ये भी नहीं बोलेगा कि सिर्फ बीएचएमएस के बाद एमडी भी किया है, नहीं, इतनी लाइन जाया नहीं करने वाला। कौन से कॉलेज से पढ़े थे तो वो शायद बोल देगा होम्योपैथी यूनिवर्सिटी, अगर एहसान करना चाहेगा तो, वरना तो सिर्फ बोलेगा HU, काम खत्म। तो बेसिकली लिमिटेड रेंज ऑफ इमोशन है, लिमिटेड रेंज ऑफ स्पीच है, ये इतना ज्यादा बात नहीं करना चाहता किसी से। इन डिफरेंस टू सोशल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस, ऑब्वियसली जो सोशल नॉर्म्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, उससे बिल्कुल इंडिफरेंट है, ठीक है। तो सोसाइटी के नॉर्म्स को नहीं फॉलो करने वाला है। जैसे इनके जो रिस्पॉन्स होते हैं सोशल सिचुएशंस के प्रति वो बहुत अनकन्वेंशनल रिस्पॉन्स होते हैं। अनकन्वेंशनल रिस्पॉन्स जैसे मान लीजिए कि सब लोग क्रिकेट, इंडिया ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप उठा लिया और सब बहुत खुश हैं, सबके सब
ताली पीट रहे हैं, कोई पटाखे फोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एंड देन समवन कम्स फ्रॉम आउटसाइड और कहता है कि तुम लोग इतना इतना रिसोर्सेज वेस्ट कैसे कर लेते हो। तो बेसिकली ना, इनका जो रिस्पॉन्स होता है वो सोशल नॉर्म्स के बिल्कुल अगेंस्ट होता है, और ये बिल्कुल इंडिफरेंट है उस चीज से। इनको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप बोल क्या रहे हैं और आप मुझसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। कुछ बहुत ही अलग, कुछ बहुत ही यूनिक सा पर्सपेक्टिव बोलेंगे, और सिर्फ उतना ही बोलेंगे। ऐसा भी नहीं कुछ चीज पे कोई गुस्सा जाहिर करने वाले हैं, नहीं। एक बहुत यूनिक सा पर्सपेक्टिव, लेकिन उसकी एक सिंगल लाइन और फिर हो गया काम खत्म। ठीक है। तो इनका जो बिहेवियर होता है वो बहुत अनकन्वेंशनल होता है। ये सोशल रिचुअल्स के प्रति अडहेर नहीं कर सकते, और सोशल रूल्स के प्रति थोड़ा सा डिसरिगार्ड है। बट दिस डिसरिगार्ड इज नॉट एज एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। लेट्स कंपेयर दैट। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का जो डिसरिगार्ड है वो इस तरीके का, जैसे हमने किक मूवी को कंपेयर किया था एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। रूल्स को नहीं मानना, ट्रेन के आगे खड़े हो गए, साइकिल के साथ क्रॉस कर लिया, बैंक में चोरी कर ली, दैट इज एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। शिजोइड में कहीं ऐसा नहीं होने वाला है। डिसरिगार्ड फॉर सोशल रूल्स का मतलब है कि जहां पे सारी दुनिया रो रही है, वहां शिजोइड वाला हो सकता है कोने में बैठ के हंस रहा होगा। जस्ट दिस। सिर्फ इतना सा सोशल रूल्स का डिसरिगार्ड है, इस तरीके का नहीं है कि मतलब कुछ बिल्कुल एट्रोसिटी क्रिएट कर देगा, नहीं होगा। ठीक है। प्रेफरेंस फॉर सॉलिटरी एक्टिविटीज। ऑब्वियसली जब आपको किसी से कनेक्शन फील हो नहीं रहा है, जब आप किसी से बॉन्ड नहीं बना पा रहे हैं, आपको किसी से इमोशनल कनेक्टिविटी फील ही नहीं हो रही है, तो आप हमेशा सोलेस खोजेंगे, और आपको आपके सॉलिट्यूड में ही सेटिस्फैक्शन फील होने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पे लाइन लिखी हुई है कि दे फाइंड सॉलेस एंड सेटिस्फैक्शन इन सॉलिटरी परस्यूट्स रादर देन इन सोशल और ग्रुप एक्टिविटीज। इनको रीडिंग पसंद हो सकता है, इनकी हॉबी लूडो खेलने हो सकता है, लेकिन अकेले। ठीक है। मतलब जैसे एक एक सोशल, सॉरी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना लूडो खेलने का, लेकिन उसमें बातें नहीं होती, वैसा वाला प्लेटफॉर्म में चुन सकता है। लेकिन जहां बातें करनी होगी पबजी जैसे गेम में, वहां तो नहीं जाएगा। ठीक है। सोशली इन्वॉल्व नहीं होने वाला किसी भी तरीके से, अकेले जैसे मतलब जो चाहे करा लो, सोशल एंगेजमेंट पॉसिबिलिटी नहीं है। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? सेम, जब आपने सोशल इंटरेक्शन रखा नहीं है लोगों से, तो आपका बॉन्ड और कोलैबोरेशन नहीं हो सकता लोगों से। ठीक है। अगेन, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सेक्सुअल एक्सपीरियंस। ठीक है। अब चाहे आप इसको लो लिबिडो बोल दो, चाहे लैक ऑफ इंटरेस्ट बोल दो, चाहे एसेक्सुअलिटी बोल दो, बट बेसिकली इनका मिनिमल इंटरेस्ट होता है किसी सेक्सुअल एक्सपीरियंस में या किसी सेक्सुअल रिलेशनशिप में, और ये बेसिकली उससे ब्रॉडली डिटैच होते हैं। अब इसको हम उस वाले हेडिंग में भी ले सकते हैं कि सोशल नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशन से अलग होते हैं। ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे कोई अपोजिट जेंडर का दिखा तो उसके पीछे पीछे भाग लो या पीछा करो या मैसेजेस भेजो, नहीं, ये ऐसा नहीं करने वाले। ये देख लिया, ठीक है, हाँ, कमरे में आए, बैठ गए, पढ़ लिया, सो गए। तो बेसिकली इनको कोई ऐसा अटैचमेंट फील नहीं हो रहा है, कोई ऐसा अट्रैक्शन, वांट ऑफ अटेंशन, फॉर सेकंड फीलिंग, नहीं 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 भैया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला इनको, और ऐसा कुछ नहीं चाहिए इनको। ठीक है। तो बिल्कुल रिड्यूस्ड या फिर एब्सेंट इंटरेस्ट होने वाला है किसी सेक्सुअल रिलेशनशिप में या किसी पर्सनल रिलेशनशिप में। आपने अगर जोर जबरदस्ती करके शादी भी करा दी, तो पर्सनल रिलेशनशिप में बिल्कुल रिड्यूस्ड इंटरेस्ट होने वाला है, और इसका उतना ही रिड्यूस्ड इंटरेस्ट होगा अपने माता पिता के प्रति भी। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बैठ के उनके हर दुख को सुनेगा या हर दुख को अपने जाहिर करेगा, ये चीज बहुत मुश्किल है। अगेन, अनरेस्पॉन्सिवनेस टू क्रिटिसिज्म और प्रेज। अब जिसको आपके इवैल्यूएशन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जिसको आपके फीडबैक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो आपके क्रिटिसिज्म और प्रेज को कोई घास नहीं डालने वाला। उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने क्या बोला, आप कितना अच्छे से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कितना हेल्दी या अनहेल्दी क्रिटिसिज्म था, या कितना अच्छा प्रेज कर रहे हो आप, उसको इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो दे आर बेसिकली इनडिफरेंट टू द फीडबैक फ्रॉम अदर्स, वेदर इट इज क्रिटिसिज्म और प्रेज। आप उसकी तारीफ करोगे तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको क्रिटिसाइज करोगे तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। वो ना कॉम्प्लीमेंट्स के लिए कोई बहुत अच्छा रिएक्शन देने वाला है, ना ही नेगेटिव फीडबैक के लिए। अब लोगों को ये लगेगा कि कितना एरोगेंट या रूड है वो हमें बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट फील करा रहा है। ठीक है। बट बेसिकली ऐसा नहीं है, वो रूड नहीं है, वो एरोगेंट नहीं है, आपको ऐसा फील नहीं कराना चाहता है। ठीक है। लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर ही इमोशनली डिसएंगेज्ड है, उसको आपसे वो इमोशनल कनेक्शन फील ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए उसको आपके व्यूज का उतना फर्क नहीं पड़ रहा है जितना नॉर्मल जनता को पड़ सकता है। एंड अगेन वी कम्स टू द सेम पॉइंट, डिफिकल्टी फॉर्मिंग क्लोज रिलेशनशिप्स। अब जिसका इमोशनल एक्सप्रेशन इतना लिमिटेड है, इतना फ्लैट इमोशनल एक्सप्रेशन है, वो क्लोज रिलेशनशिप किसी से भी कैसे बना सकता है? हमेशा ही लोगों को उसके साथ रह के भी आइसोलेटेड फील होगा, हमेशा ही उसको लगेगा कि ऐसे लोग अच्छे लिसनर हो सकते हैं, कुड भी, बट अच्छे
बोलने वाले बिल्कुल नहीं हो सकते, एक्सप्रेसर बिल्कुल नहीं हो सकते, ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपने इमोशन को, ठीक है। तो ये वो लोग नहीं हो सकते जो खुल के बता रहे हैं कि उनको क्या बुरा लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, या उनको क्या चाहिए किसी रिलेशनशिप में। दे आर जस्ट लाइक कि हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, तुम जो बोल रहे हो वो भी ठीक है, और जो दूसरा बोलेगा वो भी ठीक है, ठीक है। तो अगर आपने किसी शिजोइड वाले को जज बना दिया है, तो जिसने मर्डर किया वो भी ठीक है, जिसने मर्डर को रोकने की कोशिश की वो भी ठीक है, और जो मर गया वो भी ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली इसको बहुत ज्यादा किसी भी चीज से कनेक्शन फील नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी वजह से ये कभी भी कोई क्लोज या मीनिंगफुल रिलेशनशिप नहीं बना पाता अपनी लाइफ में। एंड दैट्स व्हाई सेंस ऑफ आइसोलेशन कहीं ना कहीं अंदर होता है, ठीक है। दैट इज व्हाई आगे चल के जब हम मेडिसिन पढ़ेंगे तो ऐसे टाइप की मेडिसिन आएंगी जिनको सेंस ऑफ आइसोलेशन है अंदर कहीं ना कहीं। इनके लाइफ लॉन्ग में बहुत फ्यू रिलेशंस होते हैं जो कि इनके साथ रह सकते हैं, या जिनसे इसको रिलेशन टाइप फील आती है, ठीक है। ये कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ इंटीमेट रिलेशंस हो सकते हैं, कुछ जहां पे एक गूगल स्कॉलर के रिसर्च पेपर में लिखा था कि फर्स्ट रिलेशनशिप्स में से ही शायद कोई रिलेशनशिप सरवाइव कर जाती है, बिकॉज ऑब्वियसली फर्स्ट रिलेटिव्स मतलब मदर या फादर, वो ही ऐसे डिस्टेंट या फ्लैट इमोशनलेस बच्चे को संभाल सकते हैं। तो शायद उनके प्रति ही थोड़ा सा इमोशन अगर होगा तो होगा। कोई फ्रेंड अगर मिल गया जो शायद किस्मत से सारी जिंदगी आपकी बातें सुन रहा है, तो शायद आपको उससे कनेक्टिविटी फील हो गई, वरना फिर इनके पास क्लोज रिलेशंस के नाम पे ज्यादा होता नहीं। सिम्टम्स खत्म हो चुके तो एक बार से रिवाइज करते हैं। हम एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं जिसको ज्यादा इमोशनल एक्सप्रेशन नहीं है, जो ज्यादा कनेक्टेड फील नहीं कर रहा है लोगों से, जो लोगों से बहुत डिस्टेंट रह रहा है, सोशल नॉर्म्स के प्रति या सोशल एक्सपेक्टेशंस के प्रति ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, किसी से ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप नहीं बना पा रहा है, और इमोशनल या सेक्सुअल एक्टिविटी में भी जीरो है, ठीक है। मतलब कोई रिलेशनशिप बनाने में इंटरेस्ट ही नहीं है उसको, ठीक है। तो हम एक ऐसे इंसान की बात कर रहे हैं अभी तक। अगेन कमिंग टू द एपिडेमियोलॉजी, तो बेसिकली अमेरिकन साइकियाट्रिक पब्लिशिंग टेक्स्ट बुक ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर DSM 5 एडिशन 2014, इसके चैप्टर 6 में ये चीज लिखी हुई है कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जो शिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है लीस्ट प्रिवेलेंट है। तो जैसे हमने बात किया था ये रेयरेस्ट है। इसका टोटल परसेंटेज जो है वो 0.0% से लेके 4.9% तक देखा जा सकता है। 2005 में जब DSM 4 को बेसिकली समझाने की कोशिश की गई थी, तो उस समय पे 1.4 का प्रेवलेंस बताया गया था इसका, ठीक है। क्लिनिकल सेटिंग्स की बात करें तो क्लिनिकल सेटिंग्स में नॉर्मली पेशेंट जब ट्रीटमेंट के लिए आता है तो वो किसी और मेंटल हेल्थ कंडीशन के लिए आ रहा है। अब क्योंकि आदमी इतना अकेला रह रहा है तो शायद इसको हो सकता है कि डिप्रेशन फील हो जाए या एंग्जाइटी फील हो जाए अकेले रहते रहते। तो ये जो पेशेंट आते हैं नॉर्मली, या फिर वही जैसा मैंने बताया था कि रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए आपके पास आ रहा है, तो ज्यादातर क्लिनिकल सेटिंग में जो रिसर्च स्टडीज बोलती हैं कि पेशेंट दिखते हैं, वो पेशेंट्स इन्हीं चीजों के लिए दिखते हैं, या तो किसी कोमॉर्बिडिटी के लिए दिख रहे हैं, और नहीं तो फिर मतलब क्लिनिकल काउंसलिंग के लिए, रिलेशनशिप काउंसलिंग के लिए ऐसी चीजों के लिए ही आते हैं। डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, मेन में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वुमेन। 2:1 का रेशियो है मेन मेन वर्सेस वुमेन का, ठीक है। अब पुरानी स्टडीज जो पुराने क्लासेस हमने ली हैं उनसे अगर कंपैरिजन करें, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर मेन में ज्यादा कॉमन है, वेमेन में कम है। हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वेमेन में ज्यादा है, मेन में कम है। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वेमेन में ज्यादा है, मेन में कम है। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर मेन और वेमेन का करीबन करीबन इक्वल ही है, ठीक है। और बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी करीबन करीबन इक्वल है। एज ऑफ ऑनसेट की बात करेंगे तो जो शिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ये यूजुअली अडल्टहुड से शुरू होता है, लेकिन हो सकता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये पहले भी प्रेजेंट रहे, ठीक है। कोमॉर्बिडिटी ऑब्वियसली जितने भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हमने पढ़े हैं उनमें दूसरी डिसीजेस हो सकती हैं, सेम गोज विद एसपीडी, एसपीडी में भी दूसरी डिसीजेस भी हो सकती हैं। और ज्यादातर जो लोग आते हैं जैसा हमने पहले भी पढ़ा है, वो शिजोइड में किसी और कंडीशन के लिए ही आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। कोमॉर्बिडिटी से प्रॉब्लम ये होगी, आपको डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम होगा। जैसे अगर शिजोइड के साथ कोई और कंप्लेंट आ रही है जो शिजोटिपल की तरफ ले जा रही है या सिजोफ्रेनिया की तरफ ले जा रही है, तो बेसिकली डिफरेंशियल डायग्नोसिस में प्रॉब्लम आती है वहां पे। कल्चरल वेरिएशन की बात करें तो देखिए ऐसा नहीं है कि किसी स्पेसिफिक रेस में या किसी स्पेसिफिक रिलीजन में शिजोइड ज्यादा दिख रहा था, ऐसा कोई नहीं है। वैसे भी बताया कि सबसे कम स्टडीज इस पे हुई हैं, तो ऐसा नहीं कि किसी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में बहुत ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। बट एक रिसर्च स्टडी में ये चीज लिखी थी कि जिनके पास लाइफ में किसी एक चीज की कमी रही हो पूरे टाइम, या फिर जहाँ पे सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस बहुत कम रहा हो और वो हमेशा लड़े हो उस चीज को पाने के लिए,
उनमें शिजोइड ज्यादा देखा गया है, ठीक है। बट ये सिर्फ एक स्टडी ने ऐसा बोला था, इन जनरल बहुत सारे में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वेल एक्सेप्टेड नहीं था। डायग्नोस्टिक चैलेंजेस की बात करें तो नॉर्मली शिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर अंडर डायग्नोस्ड ही रहता है, क्योंकि बहुत ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इंडिविजुअल देखे नहीं गए हैं, तो किसी को बहुत ज्यादा वेरिएशन ऑफ सिम्टम्स नहीं पता है इसके। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया DSM-5 ने निर्धारित किया हुआ है, वो हम जब डायग्नोसिस पढ़ेंगे तो उस चीज में पढ़ रहे हैं। कॉजेज, कॉजेज क्या हो सकते हैं शिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर? ऑब्वियसली सबसे पहले हमने जैसा पढ़ा है हर बार, जेनेटिक फैक्टर्स यानी कि फैमिली हिस्ट्री और हेरिडिटेबिलिटी इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर में फैमिली हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी फैमिली में कोई भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर रहा है तो वो फिर वही वाला रेशो होगा। अगर फादर को रहा है तो 50% चांस है, फादर मदर दोनों को रहा है तो 75% टू 80% चांस है कि आप कोई हेरिडिटरी डिजीज को अपने में भी रख लेंगे या वो डिजीज आपके में आ सकती है। तो फैमिली हिस्ट्री और हेरिडिटेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो सेकंड पैराग्राफ है, अगर क्लियरली दिख रहा है तो प्लीज इस पे ध्यान दीजिएगा। एक स्टडी में ये चीज बताई गई है कि 20 सब्जेक्ट को लिया गया था जिनमें या तो शिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर या तो शिजोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होना चाहिए था, कंपल्सरी था, ठीक है। पाया ये गया कि पिरामिडल पाथवे जो कंट्रोल के लिए होता है हमारे ब्रेन में, स्पाइनल ट्रैक्ट से ब्रेन के बीच में एक पिरामिडल पाथवे होता है। वो पिरामिडल पाथवे बेसिकली कंट्रोल के लिए है, ठीक है। उसमें मोटर न्यूरॉन्स होते हैं और उसका काम कंट्रोल का होता है। तो बेसिकली जो पिरामिडल पाथवे होता है, ये पाया गया कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनमें पिरामिडल पाथवे थोड़ा सा नॉर्मल से बड़ा होता है, ठीक है। स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स प्रेजेंट विद ग्रेटर बायलेटरल व्हाइट मैटर वॉल्यूम, इनमें व्हाइट मैटर वॉल्यूम ज्यादा था, सुपीरियर कोरोना रेडिएटा था, और मोटर प्रीमोटर रीजन्स, नहीं सॉरी, कोरोना रेडिएटा सुपीरियर था और बायलैटरल व्हाइट मैटर वॉल्यूम ज्यादा था, ठीक है। ये फाइंडिंग्स ये सजेस्ट करती हैं कि जितना ज्यादा ग्रेटर वॉल्यूम होगा मोटर पाथवे में, वो कॉग्निटिव डिसऑर्गेनाइजेशन को और नेगेटिव सिम्टम्स को ज्यादा एसोसिएट कर सकता है। और ये ओवरऑल शिजोफ्रेनिया के बारे में था। शिजोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम इलनेस में ही आता है, शिजोटिपल भी और शिजोइड भी। तो बेसिकली ये बोलना चाहता है कि जिन लोगों में मोटर पाथवेज का वॉल्यूम ज्यादा होता है उनमें ये वाले चांसेस, ये डिजीजेस गेन करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कुछ लोगों में सेरोटोनिन और डोपामीन का अगर जो बैलेंस है वो बहुत अच्छा नहीं है तो उनमें भी शिजोइड होने का चांस ज्यादा है, क्योंकि ऑब्वियसली सेरोटोनिन या डोपामीन वो हार्मोन्स है जो हमें अच्छा फील कराते हैं खुद के बारे में या खुशी फील कराते हैं। तो अगर किसी का डोपामीन कम है या फिर इम्बैलेंस है, जैसे कि नॉर्मली लोग पार्टीज में जाते हैं क्यों, जाके खुश होते हैं, ठीक है। लोग, आप अपने दोस्तों से क्यों मिल रहे हो, खुश हो रहे हो। आप अपने फैमिली के साथ टाइम बिता के खुश फील कर रहे हो। अगर आप वहां जाके खुश हो ही नहीं तो आप वहां क्यों जाओगे? तो रीजन बीइंग, अगर किसी का सेरोटोनिन या डोपामीन बहुत अच्छे लेवल पे नहीं है या अच्छे टाइम पे, मतलब जिस टाइम पे सिक्रीट होना चाहिए उस टाइम पे नहीं सिक्रीट हो रहा है, तो उनको इस तरीके के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ऑब्वियसली हम अभी इसका साइकोलॉजिकल कॉज भी पढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमेशा ही इंपॉर्टेंट होते हैं और हर पर्सनालिटी डिसऑर्डर में होते हैं। चाइल्डहुड एक्सपीरियंस कैसा रहा है, बचपन में निग्लेक्ट तो नहीं किया गया, किसी तरीके का अब्यूज तो नहीं हुआ। अगर ये चीजें मिलेंगी तो आप ऐसा रूब्रिक भी लेंगे, फिर एलिमेंट्स फ्रॉम फिजिकल अब्यूज, एलिमेंट फ्रॉम मेंटल अब्यूज, एलिमेंट फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज, इस तरीके के रूब्रिक्स लेंगे कि मतलब चाइल्डहुड किस तरीके का था वो हमेशा, मतलब अगर हिस्ट्री में दिख रहा है तो जरूरी है तो लेंगे। लैक ऑफ इमोशनल वार्मथ, जो केयर गिवर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा प्यार नहीं दिखाया, बहुत सुरक्षा नहीं मिली आपको, तो फिर ऐसे लोगों में शिजोइड होने के चांसेस ज्यादा होंगे। जिनकी फैमिली डिसफंक्शनल थी, आपस में पूरे दिन लड़ते रहते थे, ऐसे लोगों में हो सकता है। क्योंकि अगर आपके केयर गिवर ही इमोशनली डिस्टेंट हैं तो आपको शायद यही लगता है कि शायद सोसाइटी का नॉर्म ही यही है कि हमें लोगों के से डिस्टेंट रहना है। बाद में जब बड़े होते हैं तो पता चलता है अरे भैया गलत है तो, लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी है, अब तो ब्रेन डेवलप हो चुका है, हम तो सीख चुके हैं जो सीखना था। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ऑब्वियसली देखिए ये थ्योरीज हम आगे डिस्कस करेंगे इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन, ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले बताया था, जेनेटिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे आपके फादर कितना डिस्पोज थे या मदर कितनी डिस्पोज थी, या फिर मतलब ऑब्वियसली ब्रेन का मैपिंग कैसा था, उस तरीके से फर्क डल जाएगा। साइकोलॉजिकल थ्योरीज, द फर्स्ट इज अटैचमेंट थ्योरी। साइकोलॉजिकल थ्योरी में सबसे पहली है अटैचमेंट थ्योरी। हर बार जब भी हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं तो इनमें से कुछ थ्योरीज हर बार ही आती हैं, ठीक है। तो जिन्होंने पहली बार ज्वाइन किया है इन थ्योरीज को ध्यान से सुनेंगे। अटैचमेंट थ्योरी, दिस थ्योरी पोजेस दैट अर्ली रिलेशनशिप्स विद केयर गिवर शेप एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी,
तो अटैचमेंट थ्योरी बेसिकली ये बोलती है कि जो केयर गिवर्स थे उनके साथ आपका अर्ली रिलेशनशिप किस तरीके का रहा, यही आपकी एबिलिटी बनाता है कि आप आगे चल के कैसा इमोशनल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, या कैसा इमोशन के प्रति रिस्पॉन्स किस तरीके का देंगे, ठीक है। अटैचमेंट थ्योरी इस तरीके की बात करती है। एसपीडी के केसेस में इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है कि अगर किसी का जो फैमिली था वो इनसिक्योर था, अवॉइडेंट था, या आपको निग्लेक्ट किया गया, इमोशनली अनअवेलेबल थे, तो आप हमेशा ही क्लोज रिलेशनशिप्स बनाने में या इमोशनली डिटैच होंगे ही, आपको रिलेशनशिप कभी अच्छे से बनेगी नहीं और आप हमेशा ही इमोशनली डिटैच फील करेंगे। ये हमने इससे पहले और भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स में पढ़ा है कि क्लोजनेस की फीलिंग नहीं आती है, वो हमेशा डिस्टेंट फील करते हैं। पैरानॉइड में भी था और ऑब्सेसिव कंपल्सिव में भी था कि इनको लोगों से क्लोजनेस की फीलिंग नहीं आती है, लीडिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक अलोफनेस एंड प्रेफरेंस फॉर सॉलिट्यूड। इस वजह से फिर वो ज्यादा अकेला रहना पसंद करते हैं। सेकंड इज कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव कैसे अलग बोल रहा है? कॉग्निटिव बोलता है कि कॉग्निटिव थ्योरी फोकसेस ऑन हाउ फॉल्टी और मैल अडेप्टिव थॉट पैटर्न्स इन्फ्लुएंस बिहेवियर एंड इमोशंस। कैसे आपकी लाइफ में एक फॉल्टी या मैल अडेप्टिव थॉट आया या एक पैटर्न आया और उसने आपके पूरे के पूरे बिहेवियर को या इमोशन को हटा दिया या चेंज कर दिया, ये बोल रहा है कॉग्निटिव थ्योरी। कॉग्निटिव थ्योरी इस बारे में डिस्कस करता है। इसको एसपीडी के केसेस में कैसे एक्सप्लेन किया गया है कि एसपीडी इस वजह से डेवलप हुआ होगा क्योंकि एक तरीके का डिस्टॉर्टेड कॉग्निटिव स्कीमा बना, जो कि या तो उन्होंने खुद से बना लिया और या तो किसी और ने बनाया, ठीक है। ये जो स्कीमा था ये इररिलेवेंट भी हो सकता है, ये थ्रेटनिंग भी हो सकता है, और इस वजह से उनके अंदर ये चीज लीड कर गई कि आप रिलेशनशिप अवॉइड कीजिए। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कोविड चल रहा है, ठीक है, और एक बच्चे का डेवलपमेंट ही इसी दौरान में हो रहा है। अब ये कोविड 2 साल के बजाय हो सकता है 4 साल के टाइम का हो, और इस 4 साल में बच्चा डेवलप किया है, क्योंकि इसमें एक वर्ड है थ्रेटनिंग भी हो सकता है, ठीक है। कोविड के टाइम पे हमें बोला गया था ऑब्वियसली कि लोगों से हाथ मिलाने से बचें, दूर रहें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। इस बच्चे ने बचपन से सीखा ही यही कि डिस्टेंट ही रहना ही है, ठीक है। कॉग्निटिव थ्योरी बेसिकली इसी बारे में बात करी कि एक थॉट है जो कि थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो शुरू से इस बच्चे ने सीखा ही यही कि मुझे लोगों से डिस्टेंट रखना है, रखना मतलब सेफ रहना। अब 4 साल में इस बच्चे का ब्रेन इस तरीके का डेवलप हुआ और इस तरीके का बन गया कि हाँ भाई अब लोगों से दूर रहूंगा तो ही सेफ रहूंगा। तो इसने आगे चल के उसी को अपने एक बिलीफ में बना लिया, और एक नोशन है, एक बिलीफ है कि मैं अगर दूसरों से दूर रहूंगा तो ही सेफ रहूंगा, ठीक है। सो दिस एक्सप्लेन्स कॉग्निटिव थ्योरी। देन देयर इज साइकोडायनामिक थ्योरी। साइकोडायनामिक थ्योरी इंफेसाइज करती है प्रोसेसेस पे, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस पे, और कैसे वो अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस पर्सनालिटी को शेप करते हैं, ठीक है। अगेन ये बात सेम चीज की हो रही है। और आपका जो जो आपके केयर गिवर्स थे, आपके पेरेंट्स थे, उन्होंने कैसा इमोशन आपको दिया, आपने उनमें से कैसा इमोशन परसीव किया, और आप उसके प्रति फिर कैसा रिएक्शन दे रहे हैं, दैट इज एसपीडी, ठीक है। अब इसमें साइकोडायनामिक थ्योरी क्या बोलती है कि मान लो आपको लोगों ने बहुत अफेक्शन नहीं दिया, ठीक है, या बहुत रूडली बात करते थे, आपसे बहुत गुस्सा दिखाते थे, आप पे बहुत चिल्लाते थे, ठीक है। तो आपका डिफेंस मैकेनिज्म हो गया कि इनकी बातों पे बहुत ध्यान नहीं देना। तो साइकोडायनामिक थ्योरी ये बोलती है कि आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म था वो आगे चल के आपके जिंदगी जीने का तरीका बन गया है, ठीक है। कि आपने शुरू में अपने मतलब जो भी आप पे चिल्ला रहा था या बहुत गालियां दे रहा है आपको, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, और आप उसी घर में, क्योंकि हमने डिस्फंक्शनल फैमिलीज का डिस्कशन किया, आप उसी घर में ग्रो कर रहे हो, आपको लोगों से डिटैच होने की फीलिंग होगी बचपन से ही, और ये जो डिफेंसिव मैकेनिज्म था ये आगे चल के आपका जिंदगी जीने का तरीका ही हो गया कि कौन क्या बोल रहा है इस पे ज्यादा ध्यान दो ही, ठीक है। सो दैट एक्सप्लेन्स साइकोडायनामिक थ्योरी। बायोसाइको सोशल मॉडल। अब देखिए बायो साइकोसोशल मॉडल अपने नाम में ही बता रहा है कि मैं बायोलॉजिकल चीजों की भी बात करूंगा, मैं साइकोलॉजिकल चीजों की भी बात करूंगा, और मैं सोशल फैक्टर्स की भी बात करूंगा। तो ये मेंटल हेल्थ कंडीशनिंग में तीनों चीजों की बातें करता है कि किस तरीके से डेवलप हुआ एसपीडी। यहाँ पे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन की बात भी होती है, अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस की भी बात होती है, और कैसा सोशल इन्वायरमेंट था बच्चे का इस बारे में भी बात होगी। बिहेवियरल थेरेपी, अगेन उसने अपना बिहेवियर कैसा सीखा और किन चीजों ने उसको रीइंफोर्स किया, किन चीजों ने मिला जुला के उसकी पर्सनालिटी इस तरीके की बनाई, इन सारी चीजों को बिहेवियरल थ्योरी ज्यादा ध्यान से नोटिस करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे फिर वही चीज होगा, हमने एक अवार्ड थ्योरी पढ़ा है ना कि एक कुत्ता होता है जिसको जब बेल बजाते हैं और उसके आगे कटोरी रख देते हैं तो उसके अंदर सलाइवेशन होने लगता है, ठीक है। बिहेवियरल थ्योरी करीबन करीबन उसी तरीके की चीजों की बात कर रहा है कि आपका अवार्ड और रिवॉर्ड सिस्टम या आपका गिफ्ट सिस्टम और मिस्टेक सिस्टम किस तरीके से डेवलप कराया गया है, या आपने कैसे सीखा है, वो चीजों पे ज्यादा इंफेसाइज करेगा बिहेवियरल थ्योरी। नेक्स्ट, कमिंग टू डायग्नोसिस।
कैसे पहचानेंगे कि आपके सामने जो पेशेंट बैठा है वो शिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का पेशेंट? ऑब्वियसली द फर्स्ट थिंग, हमारा सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि होम्योपैथ्स केस टेकिंग बहुत अच्छा करते हैं। हमें बहुत डिटेल्ड केस टेकिंग करने के लिए बोला ही गया है, तो क्लिनिकल इंटरव्यू सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आपने जब बात करना शुरू किया तो फिर पेशेंट ने क्या क्या चीजें बोली, उसके सराउंडिंग्स वाले लोग क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हमसे ये भी बोला गया कि सराउंडिंग्स वाले क्या बोल रहे हैं वो भी सुनना है। ठीक है, तो हमें ये सारी चीजें सुननी है। तो ऑब्वियसली जब क्लिनिकल इंटरव्यू होगा तो ये चीजें खुद ही खुलेंगी कि ये बहुत ज्यादा अटैच नहीं फील करता है लोगों से, ये बहुत ज्यादा सेक्सुअली इंटरेस्टेड नहीं है, इसके रिएक्शंस बहुत फ्लैट आते हैं। आप जब सवाल पूछेंगे तो आपको सवाल जवाब में बेसिकली एक जवाब में आंसर मिल रहा है, सामने वाला आपसे आंखें चुरा रहा है। जब आपको इस तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं डायग्नोसिस हो सकता है। बट ऑब्वियसली अब फिर ये चीज समझिए, पर्सनालिटी डिसऑर्डर में और नॉर्मल एक छोटी डिजीज में फर्क क्या है, ये हम फिर से डेफिनेशन पे जा रहे हैं वापस। पर्सनालिटी डिसऑर्डर हम तब डायग्नोस करते हैं किसी को जब एक आदमी उसी तरीके से अपनी जिंदगी जी रहा हो। ठीक है, तो कुछ सालों तक अगर किसी की जिंदगी एक जैसे रही, एक पैटर्न में रही, तो वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। ठीक है, अब किसी के फादर की सडनली डेथ हो जाए और वो 6 दिन बाद आपकी क्लिनिक पे वॉक इन करे और वो आपसे चुप है, आपसे बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा है, तो आप उसको शिजोइड नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर पहले ही बोलते किसको है वो ही समझना है, तब हम शिजोइड समझ पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। DSM-5 क्या बोल रहा है? DSM-5 कुछ सिम्टम्स बता रहा है कि अगर आपको पेशेंट के अंदर ये सिम्टम्स दिखेंगे तो आप बोल दीजिएगा कि वो शिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से सफर कर रहा है। इंटरपर्सनल सेटिंग में परवेसिव आइसोलेशन पैटर्न है, हमेशा अकेला रहना चाह रहा है, लिमिटेड सोशल रिलेशनशिप है, रेस्ट्रिक्टेड इमोशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, अगर ये पैटर्न ऑफ बिहेवियर अडल्टहुड से शुरू हो गया है और काफी लंबे समय तक परसिस्ट कर रहा है, तो फिर आप उसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, शिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनमें से 4 और दिखने चाहिए, क्योंकि फर्स्ट वाला तो उसने बोल दिया कि अगर लिमिटेड सोशल रिलेशनशिप है, रेस्ट्रिक्टेड इमोशनल पैटर्न है, तो ये तो दिखना चाहिए। इसके साथ जो नीचे बाकी के 7 सिम्टम्स हैं इनमें से कोई 4 दिखना चाहिए। कौन से 4 वो भी पढ़ लेते हैं। लिमिटेड इंजॉयमेंट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप इंक्लूडिंग फैमिली, फैमिली के साथ, बाकी रिलेशनशिप के साथ बहुत लिमिटेड इंजॉयमेंट फील होगा। हमेशा सॉलिटरी एक्टिविटी चूज करेगा। सेक्सुअल एक्सपीरियंस में जीरो इंटरेस्ट रहना चाहिए। बहुत ही फ्यू एक्टिविटीज में उसको मजा आना चाहिए। बहुत ही लिमिटेड फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप होनी चाहिए फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स के अलावा। ठीक है, प्रेज और क्रिटिसिज्म के प्रति इंडिफरेंट होना चाहिए। इमोशनली कोल्ड, डिटैच और अफेक्टिव फ्लैटनिंग दिखनी चाहिए। तो इन जो नीचे वाले 7 सिम्टम्स हैं, इन 7 सिम्टम्स में से कोई भी 4 अगर प्रेजेंट होते हैं और इसके साथ परवेसिव आइसोलेशन पैटर्न, सोशल रिलेशनशिप्स एंड रेस्ट्रिक्टेड इमोशनल एक्सप्रेशन अगर आपको दिख रहा है, तो इन 5 सिम्टम्स को मिला के आप उसको शिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए डायग्नोस कर सकते हैं। ये सिम्टम सिजोफ्रेनिया या बाइपोलर के साथ नहीं आते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें डिफरेंशियल डायग्नोस करना है कि कहीं ये पेशेंट बाइपोलर का, डिप्रेसिव एपिसोड का या सिजोफ्रेनिया का पेशेंट तो नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी समझना पड़ेगा। देखिए चीज आगे आ भी गई। शिजोटिपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ऑटिज्म, डिप्रेसिव अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इनको रूल आउट भी करना है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस हमेशा ही समझना पड़ेगा कि इनसे भी मिलते जुलते सिम्टम्स हैं। ऑटिज्म से मिलते जुलते सिम्टम्स अच्छे खासे हैं। ठीक है, तो ऑटिज्म को और शिजोइड को समझना पड़ेगा, डिफरेंस समझना ही है दोनों का। ठीक है, ऑटिज्म में बेसिकली सोशल विथड्रॉल, इमोशनल अटैचमेंट उसमें भी दिखता है, तो हमें समझना होगा कि ये ऑटिस्टिक पेशेंट है या फिर शिजोइड है। लेट्स कम टू द पार्ट ऑन ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले जो जनरल मैनेजमेंट है उसकी बात कर लेते हैं। साइकोथेरेपी में कुछ थ्योरीज, कुछ थेरेपीज हैं जो दी जाती हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, साइकोडायनामिक थेरेपी, इंटरपर्सनल थेरेपी एंड स्कीमा थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बेसिकली जो डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स और बिहेवियर्स आपके थॉट में आए हैं जो मैल अडेप्टिव हैं उन पे फोकस करेगा और आपका ज्यादा इंगेजमेंट बढ़ाएगा, सोशल के मतलब सोशल इंगेजमेंट बढ़ाएगा और इमोशनल अवेयरनेस बढ़ाना है। ठीक है, साइकोडायनामिक थ्योरी अनकॉन्शियसनेस प्रोसेस पे फोकस करेगा और अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस पे फोकस करेगा। ठीक है, आपके रिलेशनल पैटर्न में और इमोशनल अटैचमेंट में कहाँ प्रॉब्लम है उस पर फोकस करेगा और उसको हटाने की कोशिश करेगा। बेसिकली आपको इंसाइट देगा कि आप इनसे ऐसे बात करते हैं, ये आपको नहीं करना, आप इनसे ऐसे रिश्ता रखते हैं, आपको नहीं रखना है, आपको इसमें सुधार करने की जरूरत है। ठीक है, इंटरपर्सनल थेरेपी बेसिकली इंटरपर्सनल स्किल्स और सोशल फंक्शनिंग के बारे में बात करेगा और इसके बारे में आपको कैसे डिफरेंशिएट करना है वो समझाएगा।
बेसिकली इंटरपर्सनल थेरेपी जो होता है ना, वो आपको सोशल स्किल सिखाता है कि कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे लोगों से रिश्ता रखने की कोशिश करनी है, इस बारे में बात करता है। स्कीमा थेरेपी बेसिकली डीप सीटेड पैटर्न्स के बारे में बात करता है। वो देखता ही है कि आपके रिलेशनशिप को एग्जैक्टली अफेक्ट क्या कर रहा है, ठीक है। अब बेसिकली जैसे कि देखिए, मदर फिक्सेशन है आपको, ठीक है, और हम नेटवर्क का एक बड़ा अच्छा रूब्रिक है मदर फिक्सेशन, ठीक है। अगर आपको मदर फिक्सेशन और इस वजह से ही सारी की सारी प्रॉब्लम आ रही है, तो स्कीमा थेरेपी बेसिकली वही फोकस करेगा और आपको वही हटाने को बोलेगा, लेकिन मेडिसिन के थ्रू नहीं, एक साइकोलॉजिकल थेरेपीज के हेल्प से। मेडिकेशन में क्या क्या चल सकता है? एंटी डिप्रेसेंट चल सकता है, एंटी साइकोटिक्स चलेंगे। इसके अलावा सोशल स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी, रोल प्लेइंग सिखाया जाएगा कि आप किसी के फादर हैं तो आपको कैसे रोल प्ले करना है, आप किसी की मदर है तो आपको कैसे रोल प्ले करना है। एजुकेशन एंड अवेयरनेस होना चाहिए ऑब्वियसली, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा जान सके कि डिजीजेस क्या होती हैं। फैमिली थेरेपी ऑब्वियसली जरूरी है, क्योंकि किसी इंसान के चारों तरफ जो लोग हैं वो कैसा बिहेव कर रहे हैं, यही डिफाइन करता है कि भैया उसको डिजीज में कितना हेल्प होगा। क्योंकि मेंटल डिजीजेस में बहुत जरूरी है कि उसके चारों तरफ के जो लोग हों सपोर्टिव। लास्ट हम आते हैं होम्योपैथिक पार्ट पे। हमारे पास अभी 10-12 मिनट शेष है, हम आराम से होम्योपैथी का पार्ट डिस्कस कर सकते हैं। आज आज अच्छा टाइम है हमारे पास। सबसे पहले रूब्रिक्स, जो जो रूब्रिक्स मैंने लिए थे, अगर किसी को कुछ एक्स्ट्रा रूब्रिक समझ में आए तो प्लीज आगे चल के हम डिस्कस कर लेंगे। आज हमारे पास 4-5 मिनट रहेंगे मेरे हिसाब से। फर्स्ट है माइंड एक्टिविटी, डिजायर्स एक्टिविटी, इमोशनल एक्टिविटी। मतलब माइंड क्या डिजायर कर रहा है कि इमोशनली और एक्टिव हो सकूं मैं। माइंड अम्यूजमेंट अवर्जन टू, किसी भी तरीके का अम्यूजमेंट नहीं चाहिए, अवर्जन है उससे। माइंड कंपनी अवर्जन टू, डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, किसी भी तरीके की कंपनी से अवर्जन है और सॉलिट्यूड की चाहत है। माइंड इमोशंस लॉस ऑफ, किसी भी तरीके का इमोशन नहीं है शरीर में, इमोशंस का लॉस है। इमोशंस प्रीडोमिनेटेड बाय इंटेलेक्ट, मेंटली जो उसका इंटेलेक्ट है वो कहीं ना कहीं इमोशन को प्रीडोमिनेट कर रहा है। इमोशन सप्रेस्ड, ऑब्वियसली ये रूब्रिक हमने पहले भी डिस्कस किया था। प्रीडोमिनेटेड बाय इंटेलेक्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। समझदारी ज्यादा आ रही है और इमोशंस को प्रीडोमिनेट कर रही है, ठीक है। जैसे आ, उसको लग रहा है कि मतलब मैं, मेरे को यहाँ पब्लिकली रोना नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो वहां नहीं रोएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। जो उसके इमोशंस है वो इंटेलेक्ट से प्रीडोमिनेट हो चुके हैं। आगे चलते हैं। माइंड स्ट्रेंज्ड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से अच्छा कनेक्शन फील नहीं हो रहा है, स्ट्रेंज्ड फील हो रहा है। फियर हर्ट ऑफ बीइंग इमोशनली, कहीं ना कहीं इमोशनल हर्ट से डर लग के, मतलब डर लग रहा है, ठीक है। माइंड गोइंग आउट अवर्जन टू, अवर्जन है घर के बाहर जाने से। अब घर के बाहर जाने से डर मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं, मतलब क्या कहते हैं कि घर के बाहर जाऊंगी तो मर जाऊंगी वाला डर नहीं है। गोइंग आउट से अवर्जन है का मतलब कि बाहर जाके घुलने मिलने से अवर्जन हो रहा है। इनडिफरेंस कंपनी सोसाइटी वाइल इन, कंपनी या सोसाइटी का पार्ट रहने में भी आपको इंडिफरेंस फील हो रहा है, मतलब आप सोसाइटी के बीच में है, कंपनी के साथ हैं, तो भी इंडिफरेंट फील कर रहे हैं। इनडिफरेंस डियरेस्ट फ्रेंड्स इवन टूवर्ड्स, अच्छे दोस्त के साथ भी इंडिफरेंट हैं। इनडिफरेंट टूवर्ड्स फेम, इनडिफरेंट टूवर्ड्स फैमिली, एंड इनडिफरेंस जॉयलेस, मतलब खुशी के प्रति भी इनडिफरेंट। इनडिफरेंस टूवर्ड्स लव्ड वंस, जिनसे बहुत ज्यादा प्यार है उनसे भी इंडिफरेंट है। इनडिफरेंस टुवर्ड्स ओपिनियन ऑफ अदर्स, दूसरे उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसके प्रति इंडिफरेंस है। इनडिफरेंस टू प्लेइंग, जैसा मैं पहले डिस्कस कर रहा था कि ये वाले जो बच्चे होते हैं या जो बड़े होते हैं, इनको खेलने में बहुत इंटरेस्ट नहीं होता, ये दूसरों से दूर ही रहना चाहते हैं, तो इंडिफरेंस टुवर्ड्स प्लेइंग। इनडिफरेंस टुवर्ड्स प्लेजर, किसी भी तरीके का प्लेजर नहीं चाहिए। आगे चल के इस प्लेजर को हमने क्वेश्चन रूब्रिक के साथ भी ऐड किया है। माइंड प्लेइंग अवर्जन टू प्ले, किसी तरीके का प्ले, खेलने से अवर्जन। सेल्फ कंट्रोल इंक्रीज्ड, ये फिर से वही वाला रूब्रिक है कि अब हम इसमें और रूब्रिक भी ले सकते हैं कि माइंड प्रैक्टिकल, माइंड थियोराइजिंग, या फिर सेल्फ कंट्रोल। फिर इससे पहले एक लिया था कि मतलब जो उसका इंटेलेक्ट है वो प्रीडोमिनेट कर रहा है इमोशन पे, ये वाले रूब्रिक्स इसमें लिए जा सकते हैं। मेल जेनाइटेलिया क्वेश्चन अवर्जन टू, मेल जेनाइटेलिया सेक्सुअल डिजायर डिमिनिश्ड, सेम गोज फॉर फीमेल ऑल्सो। अब जब मैंने ये 24 रूब्रिक्स लिए थे तो ऑब्वियसली कौन कौन सी मेडिसिन आई थी उन पे डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले, क्योंकि इतना सारा इंडिफरेंस हमने डिस्कस किया, तो ऑब्वियसली सबसे पहली मेडिसिन तो सीपीआई थी, ठीक है। सीपीआई का कोरिलेशन जो मुझे दिखा एसपीडी के साथ, वो क्या था? इमोशनल डिटैचमेंट। सीपीआई और एसपीडी दोनों में ही इमोशनल डिस्टेंस फील होता है, इनडिफरेंस फील होता है, जो जिससे बहुत प्यार किया उनसे भी, बच्चों के प्रति भी, मतलब सबके प्रति एक न एक इंडिफरेंस आ जाता है, एक इमोशनल डिटैचमेंट फील होने लगता है। इसी वजह से लेटर ऑन डिजायर फॉर सॉलिट्यूड आ जाता है, और कहीं ना कहीं
इमोशनल एग्जॉशन फील होता है सीपिया को, कि उसको लोगों से कनेक्शन क्योंकि फील नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो इमोशनली एग्जॉस्ट फील कर रही है कि मैं झूठी मेहनत कर रही थी इस दुनिया पे इन लोगों पे, और ये लोग मुझसे उतना प्यार नहीं करते जितना मैं करती थी, और फिर अब डिटैच हो चुकी है या इनडिफरेंट हो चुकी है उन लोगों के प्रति। तो वो वाला जो कनेक्शन था वो मुझे सीपिया का फील हुआ शिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ। इसके अलावा मैक्सिमम रूब्रिक्स को सीपिया ने ही कवर भी किया। नेक्स्ट, क्योंकि हम इमोशनल सप्रेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम कम से कम बात करने की बात कर रहे हैं, कम से कम इमोशनल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, तो नाट्रम्यूर ऑब्वियसली आने वाली है। ठीक है, नाट्रम्यूर की फीचर्स अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली ग्रीफ एंड सैडनेस होता है, कि एक बहुत अच्छा डीप सीटेड ग्रीफ है, बहुत डीप सीटेड सैडनेस है, मोरोजनेस है। जब भी हम लेते हैं रुब्रिक की एलिमेंट्स फ्रॉम डिसअपॉइंटेड लव, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेस्ड इमोशंस, एलिमेंट्स फ्रॉम वेक्सेशन, इस हर रूब्रिक में इग्नेशिया, नाट्रम्यूर और एसिड फॉर जरूर दिखने वाली है। तो वैसे ही यहाँ पे भी जब हम ग्रीफ और सैडनेस की बात करेंगे तो नाट्रम्यूर है। आइसोलेशन, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि नाट्रम्यूर को आइसोलेटेड फील होना अच्छा लगता है उसको, मतलब आइसोलेशन, सॉलिट्यूड डिजायर के रूब्रिक में नाट्रम्यूर फर्स्ट ग्रेड में लिखी हुई है। सप्रेस्ड इमोशंस, हम सब जानते हैं कि नाट्रम में बहुत अच्छा खासा सप्रेस्ड इमोशन है। नाट्रम को अकेले रहना पसंद है, नाट्रम ने अपने चारों तरफ एक दीवार बना रखी है जिससे वो लोगों के मतलब लोगों से अपना इमोशन जाहिर करने से बचता है। फिजिकल सिम्टम्स में हमने हेडेक और डाइजेस्टिव इश्यूज जानते हैं। पर्सनालिटी ट्रेट में जो नेचर होता है वो रिजर्व्ड होता है, और जो रिलेशनशिप्स है वो बनाने में डिफिकल्टी होती है, इसीलिए हमने पैरानॉइड में भी नाट्रम म्यू को पढ़ा है। लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम जैसी मेडिसिन शिजोइड में क्यों लिखी है का एक रीजन समझते हैं। सबसे पहली बात, ये लाइकोपोडियम में सभी राइटर्स ने अच्छा खासा लिखा है कि एक लो सेल्फ एस्टीम है, दुनिया को दिखाने के लिए तो बहुत सारा कॉन्फिडेंस है, आप बॉइस्ट्रस हो, बोस्टर के रूब्रिक में है कि बहुत ज्यादा बातें करो अपने बारे में, बट एक अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, सेल्फ एस्टीम की कमी है। ठीक है, सोशली जब आप खुद को प्रेजेंट करने जाते हो तो खुद के बारे में एंग्शियस होते हो, अपने बारे में दहाड़े मार मार के बात कर रहे हो, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं एंग्जाइटी है और ओवर कॉम्पनसेट कर रहे हो। अब वो जो कमी है जो आपको दिख रही है अपने अंदर, आप उस कमी को छुपाने के लिए कहीं ना कहीं ओवर कॉम्पनसेशन कर रहे हो। किस चीज से करोगे ओवर कॉम्पनसेशन? एरोगेंस से, या फिर चुप रह के। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, जो मेंटल पार्ट है, ये कहीं ना कहीं शिजोइड से मैच कर रहा है। सोशल एंजाइटी वाला, इमोशनल डिटैचमेंट वाला, परफेक्शनिज्म एंड कंट्रोल वाला, ये वाला जो पार्ट है बेसिकली आप इसमें लास्ट में पढ़िए, कोरिलेशन में शिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में मैंने लिखा है। इमोशनल डिटैचमेंट फील होता है लोगों से, सोशल एंजाइटी फील होती है लाइकोपोडियम को, और परफेक्शनिज्म एंड कंट्रोल का जो प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं इसको शिजोइड से मिला जुला देता है। लेकिन जो इसके लाइकोपोडियम के ट्रेट हैं वो रिलेशनशिप्स के साथ उतना ज्यादा सफर नहीं करते हैं जितना नाट्रम और सीपिया का करता है। ठीक है, तो लाइकोपोडियम परफेक्टली नहीं बैठेगा शिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। ठीक है, अगर ये रेपर्टरी चार्ट में ऊपर था इसलिए हमने लाइको को डिस्कस किया, वरना मुझे लगता है इससे बेटर स्टेफाई सेग्रिया यहाँ बैठ सकती थी। ठीक है, अब हमने 3 अच्छी मेडिसिन पढ़ी, अब 3 थोड़ी रेयर दवाइयां पढ़ लेते हैं। सबसे पहली फाल्कोपेरी। फाल्कोपेरिजिनस एक मेडिसिन है जो पेरिग्रीन फैल्कन के पैरस के क्लॉज से बनती है। ठीक है, फाल्कोपेरी यहाँ पे क्यों मौजूद है, क्यों लिखी गई है? सबसे पहला, इमोशनल हाइपर एक्टिविटी है, एक्सेसिव एनर्जी और रेस्टलेसनेस शो करती है, इम्पेशंस होती है, डोमिनेंस शो करती है। लेकिन वहीं पे कहीं ना कहीं फाल्को पेरी को अपने आप पे ऐसा लगता है कि मुझे बांध दिया गया है, मैं किसी केज के अंदर हूँ, मुझे अंदर ही बंद किया गया है, मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे उड़ने का मन है, मुझे सैर करना है हवा का। तो जो ये वाला ट्रेट है ना, वो शिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से मैच करता है। इसने 23 में से 7 सिम्टम्स को कवर किया था, तो वो भी ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही नहीं दे सकते। ठीक है, मेंटल, क्योंकि हमने सारे सिम्टम्स मेंटल के लिए हैं, तो 7 सिम्टम्स मेंटल क्या है, मतलब ये भी अच्छी खासी जगह पे थी। सोशल बिहेवियर और इमोशनल डिटैचमेंट में फाल्को पेरी भी मौजूद थी। हिरोनियम, हिरोनियम बनती है आर्डिया हेरिडियोस स्पीस से। हिरोनियम यहाँ पे क्यों है? क्योंकि इमोशनल सिम्टम में हिरोनियम का एक इनडिफरेंस सीपिया की तरह ही है, इसीलिए हिरोनियम यहाँ पे लिखी गई है। Indifference individuals may exhibit a lack of interest or emotional responsiveness which can include detachment from their surroundings। इनको अपने सराउंडिंग से डिटैचमेंट फील होता है और इनडिफरेंट फील होता है। ये हमेशा आइसोलेटेड रहते हैं और इनको टेंडेंसीज है कि ये दूसरों से विथड्रॉल हो जाएंगे और सॉलिट्यूड को प्रेफर करेंगे। तो बेसिकली जो हमने अभी पूरा एसपीटी पढ़ा है वो कहीं ना कहीं इसके 2 सिम्टम्स में बहुत साफ साफ लिखा है, इमोशनली डिटैच है, सोशली विथड्रॉल है और रिजर्व नेचर है। ठीक है, तो ये वाले सिम्टम्स हिरोनियम में लिखे हुए हैं।
आज की लास्ट मेडिसिन पोजिट्रोनियम। थर्ड रेयर मेडिसिन पोजिट्रोनियम। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ पोजिट्रोनियम पे बनी हुई है और इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे क्यों है, पोजिट्रोनियम यहाँ क्यों लिखी हुई है। पहला, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। पोजिट्रोनियम में हमेशा ही एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि ये देखिए एम्बीवेलेंस है, तो हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट में रहेगी, हमेशा ही एम्बीवेलेंट रहेगी, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एम्बीवेलेंट रहने वाली है, ठीक है। तो इसमें हमेशा डुअलिटी दिखेगा, एक तरफ बहुत बोलने वाली लेकिन एक तरफ बिल्कुल चुप रहने वाली, एक तरफ बहुत एक्सप्रेस करेगी लेकिन एक तरफ बिल्कुल बात नहीं करेगी, ठीक है। तो इसलिए इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है और इनस्टेबिलिटी है, इसलिए शिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में यहाँ पे पोजिट्रोनियम लिखी हुई है। इसका एम्बीवेलेंस वाला नेचर इसको एसबीडी के ज्यादा करीब लेके आएगा। एम्बीवेलेंस वाला पॉइंट मैं पढ़ देता हूँ। इंडिविजुअल्स माइट एग्जिबिट एम्बीवेलेंस या फिर अनसर्टेनिटी इन देयर एक्शंस एंड डिसीजंस रिफ्लेक्टिंग अ डुअलिस्टिक नेचर, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे पोजिट्रोनियम लिखी हुई है। आज का ये टॉपिक था, हाँ आई थिंक ये खत्म हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। आज का ये टॉपिक था शिजोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो हमने पढ़ा। हमारे पास अभी लास्ट के 5 मिनट हैं, किसी को भी टॉपिक पूछना है तो प्लीज शुरू करें। हाँ, बहुत सर अच्छा स्क्रीन बंद कर प्रेजेंट दूं? किया है। पीपीटी को आप रिमूव कर दीजिए। जी। और थैंक यू। अब बहुत ही अच्छा आपका प्रेजेंटेशन था। आप जब प्रेजेंट कर रहे थे तो मुझे एक कविता मेरे दिमाग में घूम रहा था। वर्ड्सवर्थ की कविता है, शायद आप पढ़े हैं कि नहीं। वर्ड्सवर्थ की शायद स्कूल में भी पढ़ाया जाता था पहले, मेरे जमाने में। यह था सॉलिटरी रीपर। जो लोग पढ़े होंगे तो बहुत कुछ नजर आ रहा था ये सॉलिटरी रीपर्स के करीब में। और शायद वर्ड्सवर्थ जैसा बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही पॉपुलर कविता जो था, या काजल वर्मा ने इस कविता को पढ़ा है तो अच्छा बता सकती है। दूसरा चीज कि जो आपने एक रूब्रिक्स मैंने कुछ देखा कि बहुत और इम्पोर्टेंट रूब्रिक्स भी है, ट्रैंक्विलिटी डिजायर, है ना। ट्रैंक्विलिटी ट्रैंक्विलिटी हाँ। होता है ना एक रूप कि हम बहुत ही शांत, बहुत अकेला, ये एलोन डिजायर से भी ज्यादा एक्सेस होता है। मतलब कोई भी पीस नहीं, सभी कुछ शांत रहे, सभी कुछ ऐसा रहे। ये एक इसका बहुत बड़ा फीचर्स होता है, ट्रैंक्विलिटी डिजायर्स, है ना। और इसके साथ बहुत सारे रूब्रिक्स और भी आते हैं। और एक चीज है कि ये सीजोनॉइड, सीजोइड और ये पीस जो है, ये सारे कैटेगरी जो है, कैटेगरी जो है तो काफी इम्पोर्टेंट कैटेगरी है। और इसको डिफ्रेंशिएट बहुत ही माइनर डिफ्रेंशिएशन का है, क्योंकि हालांकि हालांकि मेंटल डिजीज में आप देखेंगे कि डिफ्रेंशिएशन बहुत ही माइन्यूट होता है। कोई भी मेंटल डिजीज होगा, ओसीडी को ले लीजिए या फिर कोई भी बिहेवियर को ले लीजिए, टाइप 1 टाइप 2 जो भी कर लीजिए, सारे में जो है तो थोड़ा बहुत का डिफ्रेंशिएशन होता है। लेकिन इससे फायदा क्या होता है, इस अध्ययन से, साइकोलॉजी के इस अध्ययन से फायदा क्या है, ये हम लोग होम्योपैथी के नाते हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि हमें सिम्टम्स को डिफ्रेंशिएट करने में बहुत मदद मिलता है। और खास करके जैसे इंडिफरेंसेस बहुत बड़ा रूब्रिक्स है, लेकिन बहुत बड़ा रूब्रिक्स है, लेकिन इसके अंदर में सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके अंदर में बहुत सारे सब रूब्रिक्स दिए हुए हैं। तो जितने भी रूब्रिक्स है, जहाँ की सब रूब्रिक्स है, उसको समझने के लिए और उसका अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, जैसा कि मनीष जी ने कुछ दवाइयों का जो जिक्र किया है, खास करके रेयर मेडिसिन का, वो आपको ये रेयर सब रूब्रिक्स से भी निकल करके चला आता है। और शायद इस बहुत सारे मेडिसिन का ध्यान हम लोगों के दिमाग में तो नहीं जाता है, पढ़ाई में पढ़ाई होती नहीं है उसके विषय में, पॉजिट्रॉन के विषय में, फाल्को ग्रुप का जो है, मैंने बॉड्स ग्रुप का जो मेडिसिन है उसका पढ़ाई नहीं होती है। तो इसके कारण भी हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। वैसे आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही हमेशा अच्छा रहता है, और आप क्योंकि इस सीरीज को पकड़े हैं तो मैं चाहूँगा कि इस सीरीज को कंप्लीट करके ही खत्म कीजिएगा। आगे आने वाले सेशन में आपने तो इतना समय दे दिया है कि इसका किसी समय में हिंदी सेशन में और इंग्लिश सेशन में भी आपका प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, तो इसको आप कंटिन्यू करिएगा। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन आपका था। वैसे मैं चैट बॉक्स में देख लेता हूँ। एक पूछ रहे हैं, प्लीज टेल मी फ्यू मेडिसिन फॉर लेडी वांट्स टू परचेज और प्रेफर टू एक्सेप्ट और टेक अवे ऑलवेज कॉस्टली वन, whether its price or the shop is more
और लेस। ये नाम तो अपना इन्होंने नहीं लिखा है, डॉक्टर गणेश पांडे ने पूछा है। डॉक्टर गणेश पांडे का सवाल है, मेडिसिन ऐसा बताइए, पढ़िए मनीष जी। ऐसे हालांकि समय भी समाप्त हो गया है। देखिए ये जो क्वेश्चन है अब एग्जैक्टली मतलब क्योंकि आपने ऐसे सडन टाइम पे पूछा तो मैं रूब्रिक नहीं देख पाऊंगा, बट एक रूब्रिक है केयर फ्री मनी अबाउट, ठीक है, और एक रूब्रिक है डेल्यूजन ग्रैंडियोर ऑफ, ठीक है। हाँ, ये एक बहुत में बढ़िया, एडम बहुत एनस बढ़िया। आएगा, ठीक एक है, में एडम एनस आएगा और एक में सल्फर आएगा। और भी मेडिसिन हो सकती हैं रूब्रिक्स में, तो इन रूब्रिक्स को आप चेक कीजिए, इसमें आपको इसकी मेडिसिन मिल जाएंगी। ये जो आप ये चीज बोल रहे हैं इसमें इन रूब्रिक्स में आपको इसकी मेडिसिन मिल जाएगी डॉक्टर गणेश जी। तो थैंक यू मनीष जी। अश्विनी जी, आप वोट ऑफ थैंक्स प्रेजेंट करते हुए सेशन डॉक्टर गणेश जी को हैंड ओवर करें। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा ही प्रेजेंटेशन था और हम सभी को इससे बहुत ज्यादा ज्ञान मिला है। थैंक यू डॉक्टर मनीष सर फिर से, एंड डॉक्टर सानी सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। That's it. अब मैं डॉक्टर गणेश को हैंड ओवर करती हूँ। डॉक्टर गणेश को हैंड ओवर करते हैं। ओवर टू यू डॉक्टर गणेश। Thank you, Dr.